हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसको हम अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और आप इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, इसका विस्तार और इसके प्रमुख जो स्थल है उसके बारे में, नगर नियोजन के बारे में और इसके सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में, भोजन प्रणाली, कैसे भोजन प्रणाली थी वहां की, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और अंत में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। तो सारे बच्चों ने ये देखा होगा कि हमने जो पार्ट 1 में पढ़ाया था आपको प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है ना। और हमने उसमें में आपको बताया था कि जो अतीत में जो घटित घटना का जो विवरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया था बच्चों। अब उसके बाद आपने ये देखा था कि जो इतिहास है ना उसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। एक प्रागैतिहासिक काल और एक आद ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल में लिखे हुए कोई साक्ष्य नहीं मिले हुए। ठीक है ना। यानी इसमें कोई लिपि और लेखन कला से लोग परिचित नहीं था। आप सारे बच्चे समझ रहे हैं, ये प्रागैतिहासिक काल था। ठीक है ना। और आद ऐतिहासिक काल में क्या होता है, आद ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिपि से परिचित तो थे पर उसको पढ़ा नहीं जा सका था। मतलब लिखे हुए साक्ष्य तो मिले हुए हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है ना। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। तो हम लोग आज इसी टॉपिक पर आज बहस करने वाले हैं। ठीक है ना। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता जो कि ये आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता है बच्चे कि इसमें लिखे हुए साक्ष्य तो मिले हैं बट इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है ना। यानी इसकी जो जानकारी है वो सिर्फ इसके अवशेषों से ही लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मानो किसी न किसी लिपि से परिचित था और वो पढ़ी भी जा सकती है। तो इसमें आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में, जो कि ये आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ये मैं बार बार आपसे बोलूंगा कि आप जो सभ्यता पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वो प्रागैतिहासिक काल में आता है या आद ऐतिहासिक काल में या ऐतिहासिक काल में। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए आद ऐतिहासिक काल। इसका कारण यह है कि आद ऐतिहासिक काल में लिखे हुए साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया। और ये घटना जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। इसमें लिखे हुए साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए अब हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। ठीक है ना। सिंधु नदी, कौन सा नदी, सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंपल कि ये सिंधु नदी घाटी के तट पर मिली थी इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इसकी सबसे पहले जो जानकारी है ना वो हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। हड़प्पा एक स्थल है जो कि उसी के खुदाई से इसकी जानकारी हुई थी सबसे पहले। यानी जो सबसे पहले जो खुदाई किया गया था वो कहाँ किया गया था, हड़प्पा में किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे सारे बच्चे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसका जो इस सभ्यता का जो विकास जो हुआ है उसका जो एक काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है ना। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए सारे बच्चे कि यहाँ पर लिखा हुआ शहरी सभ्यता। ठीक है ना। तो ये बार बार ये क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, यानी ग्रामीण सभ्यता थी कि शहरी सभ्यता थी। तो आपका आंसर होना चाहिए शहरी सभ्यता थी। इसका कारण है शहरी सभ्यता इसलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहां पर पता चला कि ईंटों के मकान मिले हैं, कई सारे वहां पर सड़कें मिली हुई है और सड़कों के किनारे किनारे नालियां मिली हुई है, ढकी हुई नालियां मिली हुई है। तो इन सब वजहों के कारण हम कहते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है ना।
आप आगे भी पढ़िएगा इस सभ्यता के बारे में, बड़ा मजा आने वाला है। और ये कई बार एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना। चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज अधिकारी ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी, लेकिन इसने इस पर रिसर्च नहीं किया। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी इस सभ्यता के बारे में, लेकिन कोई इस पर इसने ध्यान गंभीरता पूर्वक नहीं दिया, ठीक है ना। फिर अब चले आते हैं 1921 में। अब देखिए 1826 से हम सीधा आ जाते हैं कहां? 1921 में। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, इनके समय में एक भारतीय थे राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा की क्या की थी? खोज की थी। तो यहां से आपने देखा होगा एक प्रश्न बनता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होता है राय बहादुर दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में ये आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे भाई? तो जॉन मार्शल, ठीक है। ये अंग्रेज व्यक्ति है, क्योंकि भाई देश तो आजाद नहीं हुआ था ना। देश आजाद कब हुआ था मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देश तो आजाद हुआ था 1947 में, और ये घटना है कब की? 1921 की। तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था, ठीक है ना। और ये कब किया था? 1921 में किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ स्थल है जो कि हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिले हुए हैं, ठीक है ना। और आप इन सब चीजों को थोड़ा सा देखकर भी समझ सकते हैं कि ये खुदाई से जो चीजें मिली हुई है, इसके आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। आखिर में जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ, ठीक है ना। देखो उत्तरी सीमा में आपका मांडा और दक्षिणी सीमा में आपका दैमाबाद हो जाएगा। यानी कि मांडा कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, और दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो यानी जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र, यानी उत्तरी सीमा कहां है? मांडा है। और दक्षिणी सीमा कहां है? दैमाबाद, जो कि कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। अब आ जाते हैं पश्चिमी सीमा, वो कहां है? सुट्टा गेंदौर, ठीक है, जो कि है बलूचिस्तान में। और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, सुट्टा गेंदौर से लेकर आलमगीरपुर यानी बलूचिस्तान से उत्तर प्रदेश, ये इसकी क्या है? इसकी सीमा है, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता का। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे। उत्तर में मांडा है, और दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान, और पूरब में आलमगीरपुर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो सुट्टा गेंदौर है ना, वो कहाँ पड़ता है? तो वो है बलूचिस्तान में। और दक्षिणी सीमा में जो दैमाबाद है, वो कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। एक चीज और है बच्चे कि सिंधु सभ्यता का जो आकार माना जाता है वो त्रिभुजाकार माना जाता है, ठीक है। त्रिभुजाकार क्यों माना जाता है? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि इसको सिंधु सभ्यता का जो आकार है उसे माना जाता है त्रिभुजाकार माना जाता है। इसका कारण क्या है? तो ध्यान देने का प्रयास करेंगे आप। देखिए यहां पर आपका उत्तर में क्या है? मांडा है, ठीक है ना। अब दक्षिण में क्या है? दैमाबाद है, ठीक है ना। और बीच में आप यहां पर देखेंगे तो वो आलमगीरपुर है। तो आप जब इसको मिला देते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका दैमाबाद, और इधर हो गया आपका मांडा हो गया, और फिर ये हो गया सुट्टा गेंदौर जो कि बलूचिस्तान में। तो आप जब इसको मिलाते हो तो ये एक ऐसा एरिया बनता है जो एक त्रिभुजाकार टाइप का बनता है, ठीक है ना। तो खैर वैसे जो भी हो, ये आप याद रखेंगे उत्तर में क्या है? मांडा है, दक्षिण में क्या है? दैमाबाद है, और पश्चिम में क्या है? सुट्टा गेंदौर है, पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी जो लगभग में आकृति बनती है ना, वो एक त्रिभुजाकार जैसी बनती है, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है ना, वो लगभग में त्रिभुजाकार होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे, और उनकी जो भोजन प्रणाली है उस पर हम लोग बहस करेंगे, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, ठीक है ना। अब सारे बच्चों से मैं एक प्रश्न करूं कि मातृसत्तात्मक क्या होता है, ठीक है ना। तो मातृसत्तात्मक का होता है जो केंद्रीय शक्ति थी वो महिलाओं के हाथ में थी, याद रखेंगे, क्योंकि इसका एक प्रमाण मिला हुआ है। ऐसा क्यों कहा जाए? क्या लिखे हुए प्रमाण मिले क्या सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा लिखे हुए प्रमाण मिले हैं क्या? नहीं भाई मातृसत्तात्मक थी समाज, ऐसा तो लिखा हुआ प्रमाण तो मिला नहीं है। तो ये एक साक्ष्य मिले हैं जो कि उनसे जब खुदाई के दौरान कई सारी चीजें मिली है, जैसे ये
मूर्तियां मिली है महिलाओं को, ठीक है ना। इसके बाद कुछ आप कह सकते हैं कि जो मुद्राएं हैं उन पर जो महिलाओं के चित्र अंकित थे। तो इस आधार पर कहा जाता है कि जो वहां की जो समाज था वो एक मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है ना। और सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है ना। एक प्रश्न यहां से आपसे पूछा जाएगा भाई कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो उसका जो स्वरूप कैसा था, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो मातृसत्तात्मक था, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। और वो जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, एक विद्वान वर्ग, एक योद्धा वर्ग, और एक व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, और एक था आपका श्रमिक वर्ग, ठीक है ना। ये 4 वर्गों में बटा हुआ था कौन, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। ये 4 वर्ग के लोग देखने को मिलते थे, एक विद्वान वर्ग, एक योद्धा वर्ग, एक व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, और एक श्रमिक वर्ग, ठीक है ना। भोजन की बात करते हैं तो भाई वो भोजन किस तरह से, केवल क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, या हड़प्पा सभ्यता बोले या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो केवल शाकाहारी ही भोजन करते थे या मांसाहारी करते थे या दोनों करते थे। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को करते थे। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में शवाधान प्रणाली के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो वो 3 तरह से शवों को क्या करते थे, यानी कि 3 प्रकार के अंतिम संस्कार वो करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे अपने जो मृतक थे, ठीक है ना, उनको 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। अब आप देखिए 3 प्रकार कौन कौन है। एक है पूर्ण शवाधान, एक है आंशिक शवाधान, और एक है दाह संस्कार। मुझे पूरा उम्मीद है बच्चे कि अगर आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज। सिर्फ आपको पढ़ना है, याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, आप इसको समझे कि होता क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना। तो भाई शवाधान प्रणाली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वहां के जो लोग थे सिंधु सभ्यता के लोग, वो मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया करते थे। पूर्ण शवाधान, अब पूर्ण शवाधान में क्या होता है, तो इसमें मृतकों को कब्र में क्या करना है, दफनाने की परंपरा है। कब्र बनाई जाती थी, उसमें कब्र में दफना दिया जाता था। ये पूर्ण शवाधान हो गया। आंशिक शवाधान में क्या होता है, तो मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, ठीक है। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को क्या किया जाता, दफना दिया जाता था। तो एक तरह से ये भी एक प्रोसेस था उस समय, ठीक है ना। इसके साक्ष्य मिले बच्चे, इसके क्यों लिखे, कोई ऐसा नहीं है कि लोग जो है लिखा हुआ है ये सब और उसको पढ़े हैं और इस तरह से जानकारी आई है सामने, ऐसा नहीं है। इसके अवशेषों से जानकारी ली गई है कि ऐसे शायद ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है ना। दाह संस्कार के बारे में हम बात करते हैं तो मृतकों को जलाने की भी परंपरा थी। तो आपने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शवाधान प्रणाली किस तरीके से था, ठीक है। तो एक या तो वो पूर्ण शवाधान करते थे या आंशिक शवाधान या दाह संस्कार भी करते थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट है, जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर ये है कि सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। सुनियोजित नगर का मतलब एक तरह से जो नगरों में आप व्यवस्थित ढंग से जो चीजें देखने को मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता में हूबहू आपको ऐसे ही देखने को मिला हुआ था, ठीक है ना। इसके जो प्रमाण मिले हुए उसके आधार पर ये ऐसी बातें सामने आई है, ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एक मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद जो खुदाई हुआ था वो मोहनजोदड़ो में हुआ था। मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पट्टी ईंटों का क्या मिलता है, प्रयोग मिलता है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो जो कि आप आगे मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो के मतलब क्या होता है, मोहनजोदड़ो से जब खुदाई हुई थी तो क्या क्या चीजें मिली हुई थी, हम विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा नंबर फैक्ट ये कि सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे ना वो मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। आप इस बात को समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान के दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। अच्छा, अभी आप इस समय को थोड़ा सा संबंधित करिए इस चीज को कि अभी हमारा जो घर है वो सड़कों की तरफ खुलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वो जो मेन सड़क होता था उस पर न खुलकर पीछे की गलियों, पीछे की ओर जो गलियों में खुलते थे। ये ध्यान में रखना है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क जो है ना वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसका लगभग चौड़ाई जो है ना वो 10 मीटर है, ठीक है ना।
सामान्यतया मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन होता था, रसोई घर होता था, स्नानागार होता था, कुएं होते थे और कुछ बड़े बड़े घरों में शौचालय भी देखने को मिले हैं। तो ये चीज आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई हुआ था उस खुदाई के दौरान ये सारी चीजें सामने आई है कि ऐसा आंगन भी लोग अपने घरों में बनाते थे, ठीक है ना। वो उनके घरों में सीढ़ियां तक बनी हुई है, रसोई घर होता था, स्नानागार होता था, कुएं होते थे, बड़े बड़े शौचालय भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आप देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि जो नालियां बनी होती थी, जो सड़कों के किनारे जो नालियां बनी होती थी, वो नालियां जो है वो ढकी हुई पाई गई है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान ये चीज सामने आई है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक एक करके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा जो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। तो थोड़ा हड़प्पा के बारे में जान जाते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। इसलिए जितने भी प्रमुख स्थल है, जैसे लोथल है, कालीबंगा है, चंदमुदड़ो है, रोपड़ है, इन सब चीजों के बारे में बच्चे एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। और अंत में याद रखिएगा, अंत में आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। तो देखिए, जो हड़प्पा की बात करते हैं तो इसकी जो खुदाई है वो दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर की थी और वर्तमान में ये कहां है? पाकिस्तान में स्थित है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। यहाँ पर आपके आंखों के सामने ये चीज सामने है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? आपका आंसर आएगा 1921 में। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा वर्तमान में कहां स्थित है? पाकिस्तान में। भाई उस समय तो हमारा देश जो देश था वो तो बंटवारा तो हुआ नहीं था। बंटवारा तो 1947 में हुआ था। ये बात कब की है? 1921 की है। अब तो जब बंटवारा हुआ तो ये जो हड़प्पा जो स्थल है वो कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो हड़प्पा था वो कहां था? अभी हड़प्पा कहां है वर्तमान में? तो आप बोलेंगे पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई भैया कि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, 1921 में खोज की थी, रावी नदी के तट पर स्थित है। तो बात अब ये है कि भाई हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी तो क्या क्या वस्तुएं मिली हुई है वहां से? तो वहां से देखिए, वहां पे मिली हुई है श्रमिक आवास। अच्छा, श्रमिक आवास का मतलब समझते क्या होता है? श्रमिक यानी क्या होता है? जो मजदूर होते हैं उनको उनके रहने के लिए जो आवास अपना बनाए थे उसके प्रमाण मिले कि ये मजदूरों के आवास है, ठीक है ना। तो इसके प्रमाण मिले हुए। अन्नागार मिले। अन्नागार जो अन्न को जो अनाज है उसको भंडारित करके रखा जाता है, अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हुए। लकड़ी का ताबूत मिले हैं। लकड़ी का ताबूत समझते हैं ना, जिसमें मुर्दों को रखा जाता है। जो जैसे कोई मृतक होता है वो मर जाता है, उसको ताबूत में लकड़ी के बॉक्स में बनाकर उसको रख दिया जाता है। उसको फिर उसके बाद कब्रिस्तान में या जो भी हो आप उसको दफना दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक उसके बाद जो है ना, हड़प्पा में जब खुदाई हुआ था तो कब्रिस्तान के बारे में भी पता चला। कब्रिस्तान, ठीक है ना। तो कब्रिस्तान के बारे में पता चला। और कब्रिस्तान कितने पता चले? 37 कब्रिस्तान के बारे में पता चला। तो उसको नाम दिया गया RH-37। तो याद रखेंगे बच्चे कि जो हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी 1921 में, तो दयाराम साहनी ने उसकी खुदाई की थी, जो भारतीय थे, ठीक है ना। और वो रावी नदी के तट पर किए थे। और ये कहां है अभी हड़प्पा? पाकिस्तान में। तो क्या क्या चीजें मिली हुई थी? तो श्रमिक आवास था, अन्नागार था, लकड़ी का ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिले हुए। तो ये चीजें हड़प्पा की खुदाई से मिली हुई है, ठीक है ना। अब हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक हड़प्पा के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग अगले स्थल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आपके सामने है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में। तो इस सभ्यता का जो उत्खनन है 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। अच्छा एक बात बताओ, 1921 में हड़प्पा की जो खोज हुई थी तो उसकी खुदाई किसने किया था? उसकी खुदाई किसने किया था आपको याद है? आप कमेंट में करो उसकी खुदाई किसने किया था, ठीक है ना। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 1922 में मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करने वाला व्यक्ति है भारतीय, वो है राखल दास बनर्जी। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। यानी कि ये भी मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में कहां है आपका? कौन से देश में? पाकिस्तान में। अच्छा एक क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला।
याद रखेंगे। ऑप्शन में आपसे पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन हमने देखा है, पूछे गए हैं एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है मृतकों का टीला होता है, ठीक है ना। अब मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी तो उससे क्या क्या वहां पर चीजें मिली हुई है, तो वहां पर पुरोहित आवास मिले हुए, अन्नागार मिले हुए। अच्छा, अन्नागार और स्नान गृह ये जो मिले हुए हैं वो बड़े विशाल तौर पर मिले हुए, बड़े बड़े मिले हुए, ये ध्यान रखना। अन्नागार, आपको अन्नागार समझ में आ रहा है? अन्नागार जो अन्न अनाजों को क्या किया जाता है, भंडारित करके रखा जाता है। स्नान गृह क्या होता है, स्नान करने के लिए होता है भाई। घर में क्या मिले, कुआं मिले हुए, आदि शिव की मूर्तियां मिली है, यहाँ तक कि कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्तियां भी मिली हुई है। कांसा, ये याद रखना, जो कांसे की बहुत सारी चीजें मिली हुई है, इसे इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और मोहनजोदड़ो में सबसे चौड़ी सड़क भी मिली हुई है, ये हमने पहले भी आपको बताया था बच्चे, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो। चले मैं आपसे सवाल करता हूं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। चलिए ठीक है, किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में कहां है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। विशाल स्नान गृह कहां मिला है? हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है? तो भाई मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली हुई है? तो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब आपके सामने चनहुदड़ो, ठीक है ना। तो चनहुदड़ो की जो खुदाई है गोपाल मजूमदार ने की थी और वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में है। यानी आप एक बात बताओ, हड़प्पा भी कहाँ है भैया? हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। और चनहुदड़ो भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में। यह एक मात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। ये दुर्ग रहित बोला, यानी दुर्ग का मतलब आप एक तरह से लगभग में ले सकते हैं किला, किला समझते हैं ना, यानी चारों ओर से बाउंड्री। ये ऐसा शहर था चनहुदड़ो, ये इसमें चारों ओर बाउंड्री था ही नहीं, रहित बोला है ना, सहित बोलता तो हम कहते कि हाँ इसके चारों ओर बाउंड्री है। यहाँ पर क्या बोले? रहित, यानी कि इसके चारों ओर कोई किला नहीं था। यह औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हुई है? लिपस्टिक मिला हुआ है, शीशा मिले हैं, मनके और गुड़िया के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हुए, यानी कि जो बिल्ली भाग रही है और पीछा उसका कुत्ता उसको पीछा कर रहा है, तो ये इसके साक्ष्य मिले, पैरों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? हड़प्पा के किस स्थल से मिले हुए हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए चनहुदड़ो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रोपड़ के बारे में, ठीक है ना। आपने क्या क्या पढ़ लिया हड़प्पा स्थल में? एक आपने पढ़ा हड़प्पा, दूसरा आपने क्या पढ़ा? मोहनजोदड़ो, तीसरा आपने क्या पढ़ा? तीसरा आपने क्या पढ़ा? तीसरा आपने पढ़ा चनहुदड़ो, और तीनों के तीनों कहां गई? पाकिस्तान में। रोपड़ की बात हम करते हैं तो रोपड़ की जो खुदाई है वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ये ध्यान में रखना, पंजाब, रोपड़ कहां है? पंजाब में, ठीक है ना, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और यहां से भी निम्नलिखित वस्तुएं मिली हुई है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला हुआ है, क्योंकि हमने आपको पीछे ही बताया था नवपाषाण काल में भी कि ऐसे ही 100 बुर्ज होम में भी देखने को मिला है, यानी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कालीबंडा के बारे में। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। वर्तमान में ये कालीबंडा कहां है? राजस्थान। यहां से आप एकदम ध्यान में बैठा ले, दिमाग में एकदम सेट कर लेना। कालीबंडा कहां है? राजस्थान में। कालीबंडा कहां है? राजस्थान में। और ये कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंडा का जो अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। अच्छा, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। और कालीबंडा का क्या अर्थ होता है? काली मिट्टी की चूड़िया। यहां से ध्यान देना कि यहां से क्या क्या चीजें मिली हुई है कालीबंडा से। तो यहां से हल से जुते हुए खेत के निशान मिले, अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले, हवन कुंड मिला हुआ है और चूड़ी मिला है। चूड़ी मिला है इसलिए तो कहा गया काली मिट्टी की चूड़ी। तो कालीबंडा का अर्थ याद कर लेते हैं, काली मिट्टी की चूड़ी। और कालीबंडा कहां है? तो राजस्थान में है। कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। और हल से जुते हुए खेत के निशान कहां से मिले हुए? तो कालीबंडा से मिले हुए, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं धौलावीरा के बारे में, ठीक है ना। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र बिष्ट ने की थी और यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। एक स्टेडियम मिला है, मैं आपको एक स्टेडियम दिखा रहा हूं। धौलावीरा से एक मात्र आपको याद रखना है कि ये स्टेडियम यहां से मिला हुआ है। यहाँ के साथ देखिए ये स्टेडियम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये
अब स्टेडियम जो है वो उसके जो प्रमाण है वो कहां से मिले हुए, तो वो धौलावीरा से मिले हुए, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ये धौलावीरा से मिले हुए। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे आगे क्या है, तो सुरकोटदा, क्या लिखा हुआ है, सुरकोटदा। तो सुरकोटदा जो है इसकी जो खुदाई है जगपति जोशी ने करवाया था, ठीक है ना। वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है, कहाँ है ये, गुजरात में, ठीक है ना। सुरकोटदा गुजरात में है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए। आप जो चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चे, ये घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए, ये कहां से मिले हुए, सुरकोटदा से मिले हुए। तो थोड़ा सा सुरकोटदा से याद कर लेंगे, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए, और कहाँ ये, गुजरात में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे लोथल, क्या है, लोथल, ठीक है ना। लोथल सभ्यता का जो उत्खनन है ये एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे किया था। कौन सी नदी किनारे, भोगवा नदी, ठीक है ना। और ये कहाँ है, अहमदाबाद यानी गुजरात में है, ठीक है ना। यहां से भी बहुत सारी चीजें मिली हुई, यहां से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है, बंदरगाह जहां पर जहाजें जो है, जो समुद्री जहाज है वो जहां पर जिस स्थान पर उठती है उस जगह को क्या कहा जाता है, बंदरगाह, ठीक है ना। वहां पर जो है सब व्यापार होता है। तो यहाँ पर घर के दरवाजे, सड़कों की, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बंदरगाह मिला है ना, ये बंदरगाह के जो प्रमाण मिले वो कहां से मिले भैया, लोथल से मिले। और लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है। और आप देख जानते हैं गुजरात जो है ये आपका जो है ये गुजरात समुद्र किनारे पड़ता है। तो याद रखेंगे जो बंदरगाह के जो प्रमाण है ये लोथल से मिले हैं, ठीक है ना। और एक और चीज है मैं आपको बता दूं, आपने पीछे क्या पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों के जो दरवाजे होते थे वो सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। लेकिन आप एक लोथल से याद कर लीजिएगा, लोथल में ऐसे थे कि जो घर के जो दरवाजे थे ना वो सड़कों की ओर खुलते थे। एकमात्र लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल है जहां पे जो घरों के दरवाजे मिले हुए बच्चे वो सड़कों की ओर खुले हुए देखने को मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान जाते हैं, देखिएगा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप ये चीज जरूर दिमाग में बैठा रखें कि इसे हड़प्पा सभ्यता ही या सैंधव सभ्यता है या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। अब भाव चित्रात्मक का क्या मतलब होता है, भाव चित्रात्मक का मतलब ये होता है कि कुछ लिखे हुए तो साक्ष्य मिले हुए हैं लेकिन उसका कोई उसको पढ़ नहीं पाया, सिर्फ ये आप एक तरह से अंदाजा लगा लिए कि भाई ये चीज ऐसा होता था। तो एक भावनाओं को आपने समझ लिया, चित्रों को देखकर आपने ये निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये काम होता था, ये काम नहीं होता था। तो चित्रों को देखकर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी आपने दी है। इसलिए कहा जाता है सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, और अभी तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं सका है। इसलिए मैंने आपसे बोला ना कि सिंधु घाटी सभ्यता ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी या आद ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है ना कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखे हुए प्रमाण नहीं मिले, लेकिन आद ऐतिहासिक काल में लिखे हुए प्रमाण तो मिले लेकिन कोई उसे पढ़ नहीं सका है। और यही सिंधु घाटी सभ्यता में है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखे हुए प्रमाण तो है लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं सका है, उसे पढ़ने की कोशिश अभी भी जारी है, ठीक है ना। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। ये कपास वाली बात याद रखना, कपास के प्रथम उत्पादक, भाई ध्यान देना, कपास के प्रथम उत्पादक कौन थे, सैंधववासी थे, यानी सिंधु घाटी के लोग ही थे। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा था और जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। तो भाई कपास के जो सबसे प्रथम उत्पादक कर्ता जो है कौन है, तो वो सैंधववासी के लोग थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ठीक है ना। और यूनानियों ने इस कपास का नाम क्या रखा था, सिंडोन रखा था, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। एक बात याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, तो आप कहेंगे शहरी सभ्यता थी। अब शहरों में क्या होता है, ज्यादा व्यापार होता है। इस तरह से आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था ना वो व्यापार था। आपके अवसर में तो पशुपालन भी रहेगा, आपके अवसर में तो कृषि भी रहेगा,
आपके ऑप्शन में व्यापार भी रहेगा, इनमें से सभी रहेगा, लेकिन कहने का मतलब मुख्य व्यवसाय जब पूछा जाए तो आप व्यापार पर ही लगाना, ठीक है ना। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ये माप तौल से भी परिचित है। जी हाँ, तराजू के प्रमाण लोथल से मिले। अभी आपने लोथल के बारे में पढ़ा है ना, लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे जो गुजरात में है। कहां भैया? गुजरात में। और बंदरगाह के प्रमाण भी कहां से मिले? लोथल से ही मिले हुए। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोहे वाले कई बार मैंने देखा है सिद्ध में, ये कई बार क्वेश्चन आए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। तो सारे बच्चे बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ये आपके ऑप्शन में रहेगा भाई, ठीक है ना। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। ये लाल रंग का उपयोग होता था, इसके प्रमाण मिले हैं। कोई लिखे हुए थोड़े आया कि भैया हड़प्पा सभ्यता के लोग ना लाल रंग के बर्तनों का निर्माण करते थे या उपयोग करते थे। लिखे हुए थोड़े है, और लिखा भी है तो कोई पढ़ थोड़े पाया है उसका। ये तो ध्यान रखेंगे ना। इसके जो अवशेष खुदाई जैसे जैसे होने लगी और जो भी खुदाई के दौरान जो भी चीजें निकलने लगी उसके आधार पर ये चीजें सामने रखी गई है कि हाँ जी ये चीज होता था, ऐसे लोग करते थे, ये चीज पहनते थे, ये शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, ठीक है ना। ऐसे इसे हम लोग सिर्फ चित्रों को देखकर, उसके अवशेषों को देखकर हम लोगों ने अंदाजा लगाया है ये सब चीजों को, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। ये याद रखना, शेर के चित्र नहीं मिले हैं, गाय के भी प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी, जो कि एक विशेष प्रकार का पत्थर होता था, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें बनाई जाती थी वो सेल खड़ी के बनाए जाते थे, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए आपने ये जो चीजें पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और घबराना मत, आपको एक एक क्वेश्चन की जानकारी हो जाएगी। आप देखो, आप चलो क्वेश्चन हम सबसे पहले आपसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो आपने पढ़ा है सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो हड़प्पा काल की मोहरों पे सेल खड़ी के इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि था? मुख्य व्यवसाय, तो मुख्य व्यवसाय में हम कहेंगे भैया वो व्यापार था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, नवपाषाण युग की सभ्यता थी, पुरापाषाण की लौह युग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है ना। आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। उसके बाद अगला मेरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे? तो इसका राइट आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद अगला मेरा प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, कपास, ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में, ठीक है ना, निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो दयाराम साहनी थे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो हमने पढ़ा था कि विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे, ठीक है ना। ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम बच्चे याद रखना। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ये पहले तो सिंधु नदी किनारे मिली इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सबसे पहले खुदाई किसकी हुई है? तो खुदाई तो हड़प्पा की हुई है, तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो लाल रंग का उपयोग। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मरंभा में, कर्मकांड में, यज्ञ में, मातृशक्ति में। तो आपको याद रखना है कि वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। कई मुद्राओं पर महिलाओं के चित्र भी देखने को मिले हुए हैं, ठीक है ना। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं?
तो याद रखना बच्चे, ये थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा चेक भी कर लेना है। लेकिन आपने लिखा हुआ है शेर के प्रमाण नहीं मिले, अब गाय के मिले हैं कि नहीं मिले ये आपको चेक करके बताना कमेंट में, ठीक है ना। घोड़ा और हाथी के प्रमाण मिले हुए हैं, लेकिन अब गाय वाला चेक करना है आपको, ठीक है ना। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा की तो हुई है, सोना चांदी लोहा, तो यह तांबा सोना चांदी की हुई है, लेकिन लोहा की नहीं हुई है। आपने पढ़ा था कि लोहे की खोज नहीं हुई है। लोहे की खोज आप पढ़ेंगे वैदिक युग में लोहे की खोज हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह के लिए फेमस कौन था? लोथल था आपका। कौन था भैया? लोथल था, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल हमारा ये है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो हुई है आपको मोहनजोदड़ो से, नर्तकी की मूर्ति हुई है, ठीक है ना। कहते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, तो उत्तर में तो मांडा है, तो पहला ए का पहला हो जाएगा। सिंधु सभ्यता दक्षिण सीमा, दक्षिण में तो दैमाबाद है, यानी बी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता पूर्वी सीमा, तो पूर्व में कौन है? आलमगीर है, ये भी सही लिखा हुआ है, एकदम सामने सामने देख दिया है ना। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा में कौन है? सुक्का इंदौर है, जो बलूचिस्तान में। तो यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, यानी ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो धन्यवाद।